Good morning everyone, welcome to Civil Daily platform. This is second lecture in the series of hydraulics. अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन कवर किया जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड और भी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एसआई यूनिट है, यूनिट सिस्टम है, फंडामेंटल यूनिट्स है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स से। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग फोर्स देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, एंड दिस वन मेथड फॉर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉज करना है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ डेरिवेशंस भी देखने हैं। सो दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट 1 2 3 4 5 दिस 5 टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। आज बात करने वाले हैं बेसिकली हम लोग कुछ प्रिंसिपल के बारे में, फोर्स के बारे में, इसके इफेक्ट के बारे में। somehow we are going to understand, we are going to make our concept clear about force की फोर्स होता क्या है एंड हाउ वी विल डिफाइन इट। इस बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट येट सीन द लेक्चर अपलोडेड येस्टरडे, जो भी कल आपको लेक्चर इंट्रोडक्शन का आया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करो और आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर पे जा सकते हो। 1 आवर का लेक्चर है, आपको वहाँ पे देखना है। देन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द डेफिनेशन व्हाट इज़ ऑन योर स्क्रीन। एक्चुअली फोर्स का डेफिनेशन क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ द लाइन रिटन ऑन द स्क्रीन। सो the force is an important factor in the field of mechanics. So it is very important factor in the field of mechanics, which may be broadly defined as an agent which produces or tends to produce, destroy or tends to destroy motion, changes or tends to changes shape of the body on which it is applied. So अगर हम लोग बात करें फोर्स के बारे में कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है, फोर्स के डेफिनेशन की बात करें हम लोग, देन वी कैन से दैट फोर्स क्या है। फोर्स को अगर हम लोग ब्रॉडली डिफाइन करने की कोशिश करें तो फोर्स एक फैक्टर है। फोर्स एक फैक्टर है। ये फैक्टर क्या करता है, किसी भी बॉडी को मान के चले कि मेरे पास यहाँ पे आपके पास एक क्यूबिकल शेप की एक बॉडी है, क्यूबिकल शेप की एक सब्जेक्ट है। तो ये किसी भी सब्जेक्ट को आइदर मूव कराता है, मतलब अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो P, तो ये क्या होगा, ये मूव हो जाएगा, मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, या ये मूव होने वाला रहेगा। इन द सेंस वी विल डिस्कस दिस मूव एंड टेंड्स टू मूव इन डिटेल्स। तो होता क्या है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो ना, तो वो या तो मूव कर जाता है या तो मूव करने वाला होता है, या तो अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूवमेंट में है, क्या हो रहा है ना कि ऑलरेडी इधर से मूव करके आ रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ अगर हम लोग इसको फोर्स देंगे तो या तो ये रुक जाता है या तो फिर ये रुकने वाला होता है। या फिर अगर मान के चले आप किसी स्टेबल बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उस बॉडी का क्या होता है, उस बॉडी के शेप चेंज होने के चांसेस होते हैं अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो। सो रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जहाँ से हम लोगों को और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा सा पिक्चर दिख रहा है ना। इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपके पास एक क्यूब है, एक स्टोन पीस है ना। इस स्टोन पीस को क्या किया जा रहा है, इस स्टोन पीस को आप देख रहे हो, इस स्टोन पीस को यहाँ से फोर्स लगा करके पुल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस फोर्स से इसको पुल किया जा रहा है तो होगा क्या, होगा ये कि या तो ये जो स्टोन पीस है ये मूव करना शुरू कर देगा या तो ये मूव नहीं करेगा। समहाउ हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए अगर ये कहें कि आपके पास यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का पुल लगाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे कितने का पुल लगाया जा रहा है, 5 किलो न्यूटन का। तो आप जानते हो कि यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस काम करने वाले हैं।
और इसको हम लोग आगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे और जब हम लोग बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे समझने वाले हैं। ये जस्ट आप एक एग्जाम्पल को समझो कि अगर आप इस बॉडी को या फिर इस पर्टिकुलर स्टोन को अगर आप देख रहे हो ना, तो इस स्टोन का एक वेट होगा जो वर्क करेगा नीचे, है ना, W। इन द सेम वे एक नॉर्मल होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और यहाँ पे अगर बात करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू कितना होना है, म्यू इंटू एन। ये जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, तो इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, म्यू इंटू एन। और यहाँ पे एन क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो ना, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, राइट, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। और मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ना, म्यू की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो 50 किलो न्यूटन है। कितना है, 50 किलो न्यूटन है, ओके। और अगर मैं आपको बोलूँ कि जो आपकी जो म्यू की वैल्यू है ना, म्यू की वैल्यू है आपको फर्स्ट कंडीशन में 0. मैं मान लेता हूँ 0.1, ओके। मैं मानता हूँ ये कि म्यू की वैल्यू ना 0.09 है, ओके, 0.09 है म्यू की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे म्यू एन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप निकालोगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होने वाला है, ये आपको होने वाला है 4.5 किलो न्यूटन। कैसे किया मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि म्यू एन ही तो फ्रिक्शन है ना। तो यहाँ पे टोटल फ्रिक्शन कितना होने वाला है इस डायरेक्शन में, 4.5 किलो न्यूटन, एंड यू अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। अब आप एक बात बताओ, इधर 4.5 का फोर्स लग रहा है, इधर 5 का लग रहा है, बॉडी किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। सो दिस इज फर्स्ट केस, व्हेन यू आर पुलिंग दिस बॉडी विद एन अमाउंट ऑफ 5 किलो न्यूटन फोर्स, तो हो क्या रहा है, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है। अब चलिए एक और कंडीशन को डिस्कस किया जाए। अगले कंडीशन में मैं मान लो कि यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है ना, वो म्यू की वैल्यू है आपको 0.12, ओके। तो अगर यहाँ म्यू की वैल्यू 0.12 है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आने वाला है, ये 0.12 इंटू 50, ये आने वाला है 6 किलो न्यूटन। और अब आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 6 किलो न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, 6 किलो न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 6 किलो न्यूटन। आप अप्लाई कितने का कर रहे हो, 5 किलो न्यूटन का। तो बॉडी मूव करेगा क्या, बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी विल बी इन स्टेबल कंडीशन। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऑलरेडी 6 का इधर लग रहा है, सो बॉडी को तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। नहीं, बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ना, एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितने का है, टोटल रेजिस्टेंस 6 किलो न्यूटन का है। आप कितने का अप्लाई कर रहे हो, 5 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो इस कंडीशन में आप ये देखोगे कि बॉडी जो है आपकी मूव नहीं कर रही है। लेकिन हुआ क्या, आपने फोर्स तो 5 किलो न्यूटन ही लगाया ना, फोर्स दोनों कंडीशन में आपकी 5 किलो न्यूटन की थी। समहाउ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं, तो वो या तो बॉडी को मूव कर सकता है या तो मूव करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर that how much friction and how much different factors are working in the reverse direction। तो आपको ये समझना है कि फोर्स क्या है, एक तरह का इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी पे लगता है। जब आप किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हो, तो उस पर क्या होता है, उस पर आपको वहाँ पे, तो उस फैक्टर के चलते आपको या तो मोशन मिलता है या तो मोशन नहीं मिलता है, या तो आपकी बॉडी जो है वो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फोर्स के डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है, फोर्स एक फैक्टर है जो कि मोशन को प्रोड्यूस करता है या मोशन को डिस्ट्रॉय करता है या शेप चेंज करता है बॉडी का। तो आपको ये कभी नहीं समझना है कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ पे मोशन हो गई। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ पे आपने फोर्स लगाया लेकिन फिर भी मोशन नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं था कि आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया लेकिन वहाँ पे कोई भी मोशन आपको देखने के लिए नहीं मिला।
इसका और आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास कोई एक लो वेट का, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, कोई एक अलमीरा है, कोई एक बॉक्स है, एंड इफ़ यू आर पुशिंग दैट बॉक्स सो द बॉक्स विल मूव, बट इन केस ऑफ वॉल आपको क्या करना है, आप एक दीवार को धकेल रहे हो, इन दैट केस दीवार मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। सो फोर्स इज अ फैक्टर जो क्या करता है, मोशन या तो प्रोवाइड करता है या तो टेंड्स टू प्रोड्यूस होता है ना, या तो डिस्ट्रॉय करता है मोशन को या तो टेंड्स टू डिस्ट्रॉय होता है, और बॉडी के शेप को भी चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। इट समहाउ डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, की फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। चलिए एक एग्जांपल और ले लिया जाए। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि देयर इज़ अ रोप ना, देयर इज़ अ रोप बिटवीन टू पर्सन, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस रस्सी को दोनों लोग इक्वल फोर्स से अपने अपने तरफ क्या कर रहे हैं, अपने अपने तरफ दोनों लोग जो है इसको खींच रहे हैं ना। मान के चले कि ये P फोर्स लगा रहे हैं एंड यहाँ पे ये फोर्स कितना लगा रहे हैं, P फोर्स लगा रहे हैं। सो दोनों अगर P फोर्स लगा रहे हैं, सो द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इन दैट केस यू कैन से दैट रोप विल नॉट मूव, रस्सी मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाने लगे और ये 8 किलो न्यूटन का, सो अभी क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड इधर ज़्यादा है, तो ये जो रोप है इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होने लगेगा, इस डायरेक्शन में। और अगर मान के चलो कि यहाँ पे 18 हो गई, तो ये अभी इधर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में है एंड देयर आर फोर्स व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, या फिर अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ से फोर्स के डेफिनेशन को क्लियर कर लिया। फोर्स के डेफिनेशन को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स। क्या है, अगर इसको ब्रॉडली आप डिफाइन करोगे तो ये बोलोगे कि फोर्स एक तरह का फैक्टर है, एक तरह का एजेंट है, जो क्या करता है, किसी भी बॉडी को मोशन प्रोवाइड करता है या उसको मोशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, किसी भी बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करता है या फिर उसके मोशन को रोक देता है। और कहीं ना कहीं अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करता है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट फोर्स, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अगर इफेक्ट की बात की जाए तो इफेक्ट क्या क्या है फोर्सेस का, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इट मे चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, द फोर्स may set it in motion, and if the body is already in motion the force may accelerate it। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी रुकी हुई बॉडी को मोशन प्रोवाइड कर सकता है या ऑलरेडी जो बॉडी एक मोशन में उसको रोक सकता है। जैसे कि मान के चलें कि हमारे पास ये एक बॉडी है ना, ये भी क्या है, ये भी अच्छे से स्टेबल कंडीशन में है। कैसे कंडीशन में, ये रुकी हुई है ना, यहाँ पे ग्राउंड में ये रुकी हुई है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे P फोर्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो क्या होगा, अगर P फोर्स आपने जो अप्लाई किया वो यहाँ पे लगने वाले फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगा, बॉडी मूव कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या मिला आपको, बॉडी रुकी हुई बॉडी को एक मोशन मिल गया। लेकिन अगर आप दूसरे कंडीशन को डिस्कस करोगे जहाँ पे आपकी आपकी कोई बॉडी है और ये ऑलरेडी मूवमेंट में है ना, ऑलरेडी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अभी यहाँ है, अगले पॉइंट पे यहाँ आ गई, फिर से आप देखोगे तो आगे पॉइंट पे यहाँ पे आ गई आपकी बॉडी, तो ये ऑलरेडी मोशन में है। और आप क्या करते हो, और आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो ना, इस डायरेक्शन में पुश करते हो इसको, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब आप इसको पुश करते हो तो होगा क्या कि आपकी जो बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगी, है ना। तो या तो रुक जाएगी या तो आप उसको रोकने की कोशिश करोगे। तो ये कंडीशन है, फोर्स का एक इफेक्ट है कि किसी रुकी हुई बॉडी को वो एक मोशन प्रोवाइड कर देता है या ऑलरेडी जो बॉडी मोशन में है उसको रोक देता है, ठीक है। इट मे रिटार्ड द मोशन ऑफ अ बॉडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। इट मे रिटार्ड द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड thus bringing it into rest or in equilibrium. It may give rise to internal stress in the body on which it acts. So what about internal stress? अगर मैं internal stress के बारे में बात करूँ, चलिए एक बार डिस्कशन इसके बारे में भी कर लिया जाए। बहुत आसान सा चीज़ है। आपके पास कोई एक ब्लॉक है इस तरीके का, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। आपके पास कोई एक यहाँ पे क्यूबिकल शेप का एक ब्लॉक है ना। चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लिया जाए।
आपके पास इस शेप का कोई एक ब्लॉक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड पे स्टेबल है, ये ग्राउंड पे जो है आपको ये ब्लॉक सेटअप है इस तरीके से ग्राउंड पे रखा हुआ है। और अगर मैं आपको बात करूँ तो आप देख रहे हो कि ऊपर से आपको इक्वल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं इसके ऊपर के फेस पे। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं, चूंकि ब्लॉक ऑलरेडी ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे रुका है, तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में जो भी मटेरियल का ये बना हुआ होगा, इस मटेरियल में क्या होगा, इस मटेरियल में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ये मटेरियल ऑलरेडी एक आपका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो इसके अंदर डेवलप हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस्ड, अगर ये रिजिड होगा तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्रेस नहीं होगा, बट देयर विल बी एन इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिंग द स्ट्रेस इन अ पर्टिकुलर बॉडी बाय प्रोवाइडिंग फोर्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया। ये सारे इफेक्ट होते हैं फोर्स के। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में बोला जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप फोर्स के इफेक्ट को डिटरमाइन करना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो कि फोर्स का कितना इफेक्ट होगा, जो किसी बॉडी पे लग रहा है तो उस फोर्स का कितना इफेक्ट होगा, तो उसको अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है। जैसे कि अगर मान के चलो आप बोल रहे हो ना कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 100 न्यूटन क्या है, 100 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूँ 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सो व्हाट इज दिस 20 किलो न्यूटन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और आई एम सेइंग अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना अमाउंट लग रहा है, फोर्स कितने अमाउंट में है। सो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। सेकेंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट। डायरेक्शन ऑफ द लाइन का मतलब क्या है, चलिए ये भी थोड़ा मैं देख लूँ डायग्राम से। अगर आपके पास इस तरह की बॉडी है और आपको मैंने बताया कि इसमें 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट मैं आपको ये नहीं बताया कि यहाँ से लग रहा है, कि यहाँ से लग रहा है, कि यहाँ से लग रहा है, किस डायरेक्शन से लग रहा है, ये मैं आपको नहीं बताया। तो जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियसली अगर इस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा तो बॉडी किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर इस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा तो बॉडी मूव करेगा इस डायरेक्शन में। समहाउ the effect of force depends upon the direction on which it is applied। तो आपको साथ साथ क्या मालूम होना चाहिए, पहले तो मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, उसके बाद क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अगर आपको बात बताया जाए कि ये भी मालूम होना चाहिए इसके साथ साथ कि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, पुश है या पुल है। अब अगर पुश या पुल की बात की जाए तो आपको पुश और पुल में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको दिया जाए कि इस तरीके की एक बॉडी है, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके स्क्रीन पे एक जो है डायग्राम वो आपको बना दिया, एक बॉडी के डायग्राम को बना दिया, और मैं इस बॉडी के डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसको पुश बोलोगे, किसको पुल बोलोगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे आगे लाइन ऑफ एक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले ये बेसिक्स आइडिया पुश और पुल का आपको समझ में आना चाहिए। आपके स्क्रीन पे दो अलग अलग कंडीशन है। एक बार आप जो येलो वाला लाइन देख रहे हो ये एक फोर्स को डिनोट कर रहा है, और दूसरा कंडीशन ये है ब्लू वाला लाइन एक फोर्स को डिनोट कर रहा है। आप किस फोर्स को पुल बोलोगे और किस फोर्स को पुश बोलोगे, ये आपको समझना है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके जो ये वाले फोर्स हैं, यहाँ पे जो आपको फोर्स देखने के लिए मिल रहा है P, ये आपको पुल काउंट होगा, इसको पुल बोला जाएगा। और यहाँ पे आपको जो फोर्स लग रहा है Q, मैं इसको Q मान लेता हूँ, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको पुश बोला जाएगा। ओके, अब ये पुल और पुश मैंने कैसे डिसाइड किया, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बोल सकता ना कि कौन सा पुल है कौन सा पुश है। जब भी आप देखोगे कि जहाँ फोर्स लग रहा है उसके आगे अगर बॉडी का कोई मास नहीं है, मतलब एट द एंड ऑफ बॉडी इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स टू पुल इट, आप इसको मूवमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, एट द एंड ऑफ बॉडी अगर आप फोर्स लगा रहे हो आउटवर्ड डायरेक्शन में, सो इट विल बी काउंटेड एज पुल। और अगर आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, कि जहाँ पे फोर्स लगाते हैं ना
उसी लाइन में जो बॉडी का उसी लाइन में जो उस एक्सिस को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद फोर्स के डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन बॉडी में इंटर कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पुश। और बाहर दूसरे वाले कंडीशन में जब लाइन ऑफ एक्शन आप जहाँ फोर्स लगा रहे हो उससे बाहर है बॉडी के, तो उसको हम लोग बोलेंगे पुल। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पुश पुल आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में। अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस ये बताता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये बताता है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस को, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then the resultant of these forces will have same effect as produced by all the forces। तो अगर मैं बोलूँ कि एक कोई बॉडी है ना, चलिए मैं बना लेता हूँ पहले, इस तरह की अगर आपके पास एक कोई बॉडी है और इसके ऊपर ना ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स आपको दिस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स आपको दिस डायरेक्शन में लग रहा है, इतने सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। तो इतने सारे ये जो आपको फोर नंबर ऑफ फोर्सेस इस पर्टिकुलर बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये 4 नंबर ऑफ फोर्सेस जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो भी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू दिस 4 नंबर ऑफ फोर्सेस, हो सकता है कि बॉडी आपको मूव करके इस पॉइंट पे आ जाए। चलिए इसको मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। हो सकता है आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो जाए। तो अगर मैं इन 4 नंबर ऑफ फोर्सेस को, या जो भी आपको फोर्सेस गिवन है, अगर मैं इसको सिर्फ एक फोर्स से रिप्लेस करूं, तो आई विल से कि जो मेरा फोर्स है वो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये फोर्स क्या है, ये फोर्स जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये फोर्स जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स समेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस है ना, ये सारे फोर्सेस का समेशन। अभी अगर ये चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो अभी हम लोग आगे आएंगे और आगे आके डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली वी विल डिराइव फॉर्मूला फॉर इट, तो आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये समझो कि जब ढेर सारे फोर्सेस लगते हैं ना, दो ही फोर्स अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक जो होता है, एक ऐसा फोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं जो दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स मिलके जितना काम करेगा ना, उतना फोर्स ये अकेला काम करेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। सो दिस इज रिजल्टेंट वन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस क्या बताता है, वो ये बताता है कि अगर बहुत सारा फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहा है और वो बहुत सारा फोर्सेस जितना काम करेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो भी उतना ही काम करेगा, उतना ही फोर्स, वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या उतना ही वर्क डन करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में, जो हम लोगों को अभी आगे देखना है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बताता है ना कि अगर आपकी जो बॉडी है वो रिजिड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बॉडी दो टाइप की हो सकती है, रिजिड या आपकी जो बॉडी है या तो रिजिड होगी या तो आपकी बॉडी जो है डिफॉर्मेबल होगी। तो अगर आपकी बॉडी रिजिड है, तो अगर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे F, ये पर्टिकुलर A पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में उसके लाइन ऑफ एक्शन को कंसिडर कर लिया जाता है, और ये माना जाता है कि ये जो आपका जो फोर्स है ना, ये इस लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट पे कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे पॉइंट ए पे फोर्स लग रहा है, बॉडी अगर रिजिड है तो हम लोग उसको यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बी मान लें और यहाँ पे भी हम लोग फोर्स मान सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू से I want to describe this particular force F working at point A, that this force can be transferred from point A to anywhere throughout this line of action। तो मतलब अगर आपकी बॉडी रिजिड है, अगर ये रिजिड बॉडी पे कंसिडरेशन हो रहा है और आपके फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो मैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लूँ
और इस फोर्स को ना कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस लाइन ऑफ एक्शन में। हम लोग ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे सिर्फ कि यहाँ फोर्स यहीं पे लग रहा है। आगे जब हम लोग मोमेंट के क्वेश्चन करेंगे, सो दिस थिंग्स विल गेट रिपीटेड अगेन। वहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और ये जो आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये फिर से रिपीट होने वाला है। वहाँ पे हम लोगों को फिर से इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करना है। अगर हम लोग बात करें अपने अगले सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस कितने टाइप का हो सकता है, अगर देखिए बेसिकली अगर हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि वहाँ पे मोर देन वन, टू और मोर फोर्सेस जब एक साथ बॉडी पे काम करे तो बेसिकली वी कॉल इट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे देर आर डिफरेंट कंडीशंस, देर आर डिफरेंट सिस्टम what we have basically, what we get basically। तो क्या क्या है? कोप्लेनर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो हम लोग इसको छोटा छोटा वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, या कोप्लेनर से आप क्या समझते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कोप्लेनर, तो आप ये समझो कोप्लेनर का मतलब होता है कि आपको एक ही प्लेन में लाई करे। अब चलिए आपके पास एक डायग्राम है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक चार लोग मिलकर के एक जो स्टोन पीस है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर अप्लाइंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर मैं इसको एक प्लेन कंसिडर करूँ ना, मैं अगर इसको एक प्लेन कंसिडर करूँ जो कि आपके स्क्रीन पे है, मैंने क्या किया, मैं इसको एक प्लेन कंसिडर कर लिया, तो आप देखोगे कि इसी प्लेन में सारा का सारा फोर्सेस लग रहा है। सो ऑल दिस फोर्सेस आर व्हाट, ऑल दिस फोर्सेस आर कोप्लेनर। तो जब भी फोर्सेस एक प्लेन पे वर्क करेंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने अभी यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। आपको ये ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्स एंड वाई एक्सिस की। मतलब मैं बात कर रहा हूँ टू डायमेंशनल एरिया की। तो इस टू डायमेंशनल एरिया में क्या है ना, पहला फोर्स 1 2 3 4, दिस 4 फोर्सेस आर वर्किंग हैज़ बीन अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको यहाँ पे ये वाले रीजन में ये सारे फोर्सेस को अप्लाई किया गया है। तो ये सारे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये सारे फोर्सेस को हम लोग कोप्लेनर बोलने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कोप्लेनर। अगर हम लोग बोलें कोलिनियर फोर्सेस, तो हम लोग कोलिनियर फोर्सेस किसको बोलेंगे, उस फोर्स को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो। द फोर्सेस whose line of action lie on the same line are known as collinear forces। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, इसके लिए चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बॉडी ले लिया। अब अगर मैं बोलूँ कि इस बॉडी में एक फोर्स लग रहा है, इसके सेंटर पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ लाइन ऑफ एक्शन की, तो आप ये जानते हो कि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ एक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स, राइट। एंड इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन another force is working from this direction। Okay, another force is working from this direction। So this force is force number 1 and this force is force number 2। So you can say that this force number 1 and force number 2 are कोलिनियर। यहाँ पे आप ये दोनों को क्या बोलने वाले हो, कोलिनियर बोलने वाले हो, ठीक है, चूंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो ये कोलिनियर के लिए अब डेफिनेशन हो गया। तो ये बहुत आसान है, मैंने भी डिस्कस किया कोप्लेनर को, जहाँ पे प्लेन एक ही प्लेन पे हो। कोलिनियर बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। अगर कॉनकरेंट फोर्सेस की बात करूँ, कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, कॉनकरेंट का मतलब आप ये समझो ना, जब जो एक दूसरे को कट करता है। जैसे कि मैं ढेर सारा फोर्सेस कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये नंबर ऑफ फोर्सेस मैंने कंसिडर कर लिया, और नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए मैंने लाइन ऑफ एक्शन कंसिडर कर लिया। तो ये सारे फोर्सेस क्या होने वाले हैं, कॉनकरेंट होने वाले हैं। चलिए एक डायग्राम बना लिया जाए जिससे सब कुछ आसान हो जाए। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर करके, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तीसरा फोर्स इसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है,
ओके, तो अभी मैं 2 डायमेंशनल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो फर्स्ट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इधर है। सेकेंड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर है। थर्ड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर है। तो ये तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को। सो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। अगर कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस की बात की जाए तो हम लोग वैसे फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो एक दूसरे को कट करता है और सेम प्लेन पे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अभी एक्स एंड वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं हम लोग। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर आपका वाई एक्सिस है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट अ प्लेन ना, एक प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर इस प्लेन में नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, एक दूसरे को नंबर ऑफ फोर्सेस कट करेगा। सो इट विल बी नोन एज क्या, इट विल बी नोन एज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। क्या बोलने वाले हैं इसको हम लोग, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस बोलने वाले हैं। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होगा। अब आप एक चीज़ समझो कि अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में बताया, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि प्लेन तो है ही। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहा है, दो फोर्सेस ऐसे लग रहा है कि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर और देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। यहाँ पे आप लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्या होने वाला है, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा। मीट कब नहीं करेगा, जब ये दोनों पैरेलल होगा। तो पैरेलल वाले कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अगर हम लोग कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस के बारे में बात करें, सॉरी इट वाज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं ना, तो एक ही प्लेन में लेकिन कट नहीं कर रहे हैं। सो इट इज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो अगर हम लोग बात करें अपने अगले टाइप के बारे में, तो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया जाए जो आपको जो है सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने एक क्यूब ड्रॉ किया, आप देख सकते हो। और अगर इस क्यूब को ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बेसिकली 3 डायमेंशनल कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन कोप्लेनर, तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, फोर्सेस क्या है, मोर देन वन प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट फोर्स है ना, वो इस पर्टिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस में, वाई एंड जेड एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं आपको दूसरे फोर्स के बारे में बताऊं, तो दूसरा फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में। आपको तीसरा फोर्स के बारे में बताऊं तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और जब आप ये नंबर ऑफ फोर्सेस को देखोगे तो सबकी ओरिजिन कहाँ है, सबकी ओरिजिन यहाँ पे है पॉइंट ओ के पास। सो व्हेन इट विल हैव सेम ओरिजिन, और क्या होगा कि ढेर सारा नंबर ऑफ फोर्सेस है एंड दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, बट दे आर वर्किंग इन 3 डायमेंशनल कंडीशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये फोर्स ये पर्टिकुलर प्लेन में है। अगर आप ये स्काई ब्लू वाले फोर्स के बारे में बात करोगे तो ये आपको या इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपको वाई एंड जेड एक्सिस में है, वाई एंड जेड प्लेन में, लेकिन सारे के सारे फोर्सेस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ये आपको डिफरेंट प्लेन में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अगर हम लोग बात करें नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस के बारे में, तो आप ये समझो वैसे फोर्सेस जो सेम प्लेन पे भी ना हो और इसके साथ साथ एक दूसरे को कभी मीट भी ना करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो ये हमारा आज का जो सेशन था, ये हमारा बेसिकली आज का जो सेशन था वो आपको फोर्स के बारे में था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में था, और हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस को देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्स के उसको समझा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स के डेफिनेशन को हम लोग समझने वाले हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स का कैलकुलेशन है और इसके बारे में जो भी डिटेल्स स्टडी है वो हम लोग डिटेल स्टडी हम लोग जो है
कल करेंगे। डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पे आप ये समझो कि अगर देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस P, Q एंड R, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा ढेर सारा फोर्सेस अगर वो एक्ट कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे या किसी भी बॉडी पे, देन इट इज़ पॉसिबल to find out single force which could replace them, that is which would produce the same effect as produced by all the given forces. So this is called resultant forces of particular forces P, Q and R. तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल ड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझ के देन हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे। अगर आपने मान लिया कि आपके पास इस तरह की एक बॉडी है और आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि इस बॉडी पे एक फोर्स किधर लग रहा है, इस बॉडी पे एक फोर्स आपको इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है विच इज़ एक्स, इन एक्स डायरेक्शन, अनदर फोर्स इज वर्किंग इन वाई डायरेक्शन। तो अगर अभी मैं दो फोर्स का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो पहला फोर्स आपको इधर लग रहा है, मान लेता हूँ कि ये फोर्स है 10 किलो न्यूटन का और ये फोर्स है 30 किलो न्यूटन का। तो अब बॉडी किधर मूव करेगा, बॉडी इधर भी नहीं मूव करेगा और इधर भी नहीं मूव करेगा, देयर विल बी अ रिजल्टेंट कंडीशन ना। जो बॉडी को किधर मूव कराएगा, जो बॉडी को मूव कराएगा इस डायरेक्शन में, मतलब कि बॉडी आपको मूव किस डायरेक्शन में करने वाला है, बॉडी आपको जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। मीन समहाउ वी कैन से द मूवमेंट ऑफ बॉडी विल बी इन दिस डायरेक्शन। बॉडी का मूवमेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर मान के चलें कि किसी एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया A और इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया B, तो अगर दो फोर्सेस लग रहा है और ये दोनों फोर्स जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला अगर हम लोग किसी तीसरे फोर्स से अगर हम लोग रिप्लेस कर दें ये दोनों फोर्सेस को, कहने का मतलब ये है कि ये फोर्स A और फोर्स B को हम लोग क्या करें, हम लोग हटा दें और उसके साथ साथ हम लोग एक सिंगल फोर्स लगा दें। एक सिंगल फोर्स कैसा लगा दें, जो A और B के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। और ये दोनों फोर्स जो इनिशियल फोर्स है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंट फोर्स। ओके, तो अगर दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट फोर्स। और ये दोनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। So tomorrow what we are going to do, we are going to have derivation for parallelogram laws और हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को पढ़ने वाले हैं कल डिटेल्स में। और रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर से बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हम लोगों से पूछा जाता है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। So it was all about today. If you like the video then like it, subscribe the channel basically and share with your friends और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है जो भी नोटिफिकेशन आए मालूम चले आपको। एंड देयर विल बी नंबर ऑफ वीडियोस not for this particular subject engineering mechanics, you will get a series of lecture for all the subjects basically taught in engineering। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।